नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, मगर वहीं पर आज भी प्रवासी मजदूर बेघर होकर बेबस हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। प्रवासी मजदूरों पर सियासत जारी है, दूसरी ओर रोजगार जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था की हालात दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ है मीडिया समीक्षक व शिक्षक अरुणेश द्विवेदी। सर स्वागत है आपका। सर, सवाल यही है कि जो पिछले 60 दिनों से जो लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन 4 तक आ गए हम, लेकिन जो सरकार की मंशा थी, जो सरकार का उद्देश्य है, क्या वो पूरा हो गया या फिर लॉकडाउन 5 की ओर हम बढ़ने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि लॉकडाउन 5 का उम्मीदें हैं। हालांकि कुछ रियायतें दी जा सकती हैं, और जो आपका सवाल है कि क्या जो उद्देश्य था लॉकडाउन का वो पूरा हो पा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक पूरा हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सका है। क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार जो संख्या है कोरोना पेशेंट की वो बढ़ती जा रही है। लगभग 1.25 लाख पेशेंट हो गए हैं, और सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है और दिल्ली में भी है। तो इस तरीके से जब लॉकडाउन में छूट दी जा रही है तो जो भीड़ हो रही है, तो उसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। और प्रधानमंत्री के अनुसार गाँवों तक कोरोना नहीं पहुंचना चाहिए, इसकी पूरी सरकार कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी कोशिश कामयाब होती नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि बहुत से मजदूर जो है पहुँच रहे हैं गाँव में, और उनमें से अगर कुछ पॉजिटिव भी आ रहे हैं, बिहार में कई पॉजिटिव केस आ रहे हैं, तो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर गाँव तक ये मामला पहुंच रहा है और गाँव में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उतनी अच्छी नहीं है, या बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि स्थिति अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं है। तो लॉकडाउन 5 की संभावनाएं बिल्कुल बनती हैं। हालांकि सरकार उसमें कुछ और छूट दे सकती है। जैसे दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो अभी डीटीसी ही चलाई गई है, तो अब मेट्रो वगैरह भी चलाया जा सकता है। लेकिन अब हमें ये भी सीखना होगा कि ये कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है, और कई इसमें इंटरनेशनल लेवल पे जो रिसर्च हुई है उससे ये पता चल रहा है कि अब हमें वायरस के साथ जीना होगा, और इसलिए हमारी जो आदतें हैं उनको सुधारना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, अपने हाथों को लगातार धोना होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब सरकारें भी इस चीज़ को समझ चुकी हैं, और इसीलिए वो लगातार लॉकडाउन के बाद भी छूट दे रहे हैं। और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, लोगों का जो है रहना खाना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए सरकार लॉकडाउन 5 कर भी सकती है। हालांकि उसमें छूट ज़्यादा होंगी, उसमें रियायतें ज़्यादा होंगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर, आज यूपी में जो मजदूरों के नाम पे सियासत हो रही है, एक तरफ जहां कांग्रेस यूपी सरकार को 1000 बस देती है, जिसमें यूपी सरकार का कहना है कि उसमें से आधे से ज़्यादा कागजात सही नहीं हैं, कितने बस फिट नहीं हैं, तो वह यह भी कहना है कि यही कांग्रेस राजस्थान महाराष्ट्र में उन मजदूरों के लिए बस क्यों नहीं चला रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि जहां चलाया जा रहा है वहां तो कम से कम चलाइए, एक ही बस क्यों नहीं चलाई। इन दोनों के सियासी झगड़े में मजदूर वहां पे फंस गए। उस स्थिति में जहां पर मजदूर पैदल चलने को, हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं, उस स्थिति में सरकार और विपक्ष को सियासत करनी चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मज़दूरों के मुद्दे पर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये जो बसों वाला मामला आपने उठाया है, ये बेहद गंभीर मामला है। हालांकि कांग्रेस की नीयत अच्छी है, अगर अच्छी है नीयत तो तभी उन्होंने 1000 बसों का दावा किया था। और मुझे लगता है यूपी की सरकार को जो है इसको एक सकारात्मक कदम के तौर पर लेना चाहिए, और जो वो बसों की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को भी सियासत नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि जो 1000 बसों की लिस्ट उन्होंने दी है, क्या वो सभी बसें ही हैं? क्योंकि बाद में मीडिया में ही काफ़ी उसमें रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि ऐसे कई नंबर थे जो कि 2 व्हीलर्स के नंबर थे, या उसमें रिक्शा के नंबर थे। तो इस तरीके से ऑटो के नंबर दिए गए थे, जबकि वो तो एक तरीके से फिर ये तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की लापरवाही है कि उसमें नंबर जो है बसों के नंबर पे क्यों अलॉट कर दिया गया। और इस पे जो सियासत हो रही है ख़ासतौर पर यूपी की जो योगी सरकार है और प्रियंका गांधी के बीच में, ये भी अच्छी बात नहीं है, और इससे कहीं ना कहीं मजदूर का ही नुकसान हो रहा है। दूसरा जो सवाल आपसे इससे जुड़ा हुआ था कि अगर इतना ही मजदूरों की हितैषी है कांग्रेस, तो जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं, महाराष्ट्र में हो गया, राजस्थान में हो गया, वहाँ पे भी तो बहुत से मजदूर फंसे हुए हैं। उनकी मदद के लिए भी कांग्रेस को आगे आना चाहिए।
वहाँ की राज्य सरकारों को भी बसों की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। कांग्रेस को कहना चाहिए कि हमारे लिए सारे देश के मजदूर एक समान हैं और हम सारे देश के मजदूरों को सहायता देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि यूपी में किसकी सरकार है या राजस्थान में किसकी सरकार है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही इस मुद्दे का सियासत किया है और ये अच्छी बात नहीं है। मजदूरों के मुद्दे पे सियासत नहीं होनी चाहिए, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए और ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये मुद्दा ही सियासत का नहीं है, ये मुद्दा सहयोग करने का है और ये मुद्दा मजदूरों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का है। सर बिल्कुल, इस समय सर सबसे बड़ी स्थिति ये हो गई है कि मजदूर जहाँ पे पैदल जाने को मजबूर हैं, बेघर हैं, पैसों की तंगी है, वहीं दूसरी ओर लोगों के रोजगार भी जा रहे हैं। चाहे वो मीडिया सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें या कई कंपनियां जहां से मजदूरों को निकाला जा चुका है। ऐसी स्थिति में जहां पर जब लॉकडाउन लगा था, सरकार ने कहा था कि कोई भी कंपनी मजदूरों को नहीं निकालेगी, अपने एम्प्लॉय को नहीं निकालेगी, बल्कि उनको पैसा देगी। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने यह कहा कि कोई भी कंपनी मजदूरों को पैसा देने के लिए बाध्य नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले हैं, अगर वो बेघर हो जाते हैं, अर्थव्यवस्था के हालात गिर रहे हैं। यहाँ पे आरबीआई गवर्नर का कहना है कि हमारी अर्थव्यवस्था पिछले पायदान पे जा रही है, घटते जा रही है। उस स्थिति में भारत अपने आप को कैसे संभाल पाएगा और क्या सरकार के पास कोई ऐसा नीति है जिसके माध्यम से जो बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसे कम किया जा सके? देखिए, सरकार की अभी तक जो नीति थी जिसमें सरकार ने ये आदेश दिया था और कि आप जो भी प्राइवेट सेक्टर में लोग जॉब कर रहे हैं उनको जो है सैलरी उनकी नहीं रोकी जाएगी और ना ही जो है उनको नौकरी से निकाला जाएगा। लेकिन इसके बाद में ये भी सरकार की तरफ से निर्देश आता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस नियम का पालन प्राइवेट सेक्टर के लोग करें ही। तो ये दोहरे मापदंड हो गए और ये दोहरे मापदंड बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि आपका जो सवाल है बहुत ही वाजिब सवाल है। कोरोना के संकट का समय चल रहा है और इस दौरान सबसे बुरी जो स्थिति है वो हमारे अर्थव्यवस्था की होने जा रही है। मिडिल क्लास का जो आपने सवाल किया ये भी अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि जो हमारे यहाँ का मिडिल क्लास है वो लगभग पूरी तरीके से नौकरी पेशा वर्ग के लोग हैं और उसमें से जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं तो उनको अगर नौकरी से निकाला जाएगा या उनकी सैलरी कम कर दी जाएगी तो उनके ऊपर महंगाई का एक बहुत बड़ा बोझ होगा क्योंकि जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके ऊपर पहले से ईएमआई का बोझ है, बच्चों की पढ़ाई है, घर की ईएमआई है, गाड़ी की ईएमआई है। तो अगर उनकी सैलरी कम कर दी जाएगी या उनकी नौकरी छीन ली जाएगी तो कहीं ना कहीं वो बेरोज़गारी दर उससे बढ़ेगी ही। और मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में आगे आना चाहिए और बिल्कुल सख्त नियम बना देने चाहिए कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कोई भी कंपनी हो वो अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर नहीं निकालेगी, ना ही उनकी सैलरी कम करेगी। जो एनुअली इंक्रीमेंट होता है वो भले मत कीजिए ऐसे माहौल में क्योंकि हमें कंपनी की स्थिति भी समझनी होगी। अगर कंपनी के पास पैसा ही नहीं होगा, कंपनी के पास काम ही नहीं होगा तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को कहाँ से सैलरी दे पाएगी। इसलिए हमें दोनों तथ्यों पर ध्यान देना है। एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस बात को समझना होगा और एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान में रखना होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सरकारी नौकरी पर हैं उनको फिलहाल कोई संकट नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो मीडिया में काम करने वाले हमारे पत्रकार भाई बंधु हों या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लोग हों, और अभी आपने देखा होगा जोमेटो वगैरह में भी ये जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं इन लोगों ने भी अपने यहाँ से एम्प्लॉयज़ को हटाया है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छे संकेत नहीं है और अर्थव्यवस्था की हालत तो देखिए बहुत ख़राब है, इसमें दो राय नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए पूरी तरीके से कोरोना को जिम्मेदार ठहराया जाए। बेशक कोरोना की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन कोरोना से पहले का समय आप याद कर लीजिए, यानी जनवरी फरवरी के आप आंकड़े अगर उठा के देखें तो अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी और कोरोना के आ जाने के बाद तो और बुरी स्थिति हो गई। यानी जो पहले से खराब अर्थव्यवस्था चल रही थी उसके बाद कोरोना ने उसमें और भी ज़्यादा जो है स्थिति को गंभीर बना दिया। और अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, हाल ही में शायद कल ही उन्होंने इस बात को कहा है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है और उसमें जो विकास दर है वो लगातार घट रही है और ऐसी उम्मीद है कि वो माइनस में जा सकती है। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमारे देश की विकास दर माइनस में जाती है तो फिर बहुत ही भयावह स्थिति होगी। लाखों की संख्या में लोग बेरोज़गार होंगे और उनको संभाल पाना फिर सरकार के लिए बेहद मुश्किल होगा। इसलिए मुझे लगता है सरकार को समय रहते इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और ताकि लोगों की नौकरियां ना जाएं और बेरोज़गारी को कंट्रोल में रखा जा सके।
सर, अभी देखा गया कि अम्फान तूफान जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा उसका असर हुआ, इस स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में जाकर दौरा करते हैं और 1000 करोड़ आपदा पैकेज का ऐलान करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में मजदूरों के नाम पे सियासत हो रही है, इसे अब क्या कहेंगे? अब इसको क्या कहा जा सकता है, दुर्भाग्यजनक है ये, क्योंकि अगर आप मजदूरों के नाम पर सियासत करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। और यूपी में यही हो रहा है। यूपी में जो आपकी बसों से जुड़ा हुआ मुद्दा था उसमें कांग्रेस भी सियासत कर रही है और यूपी की जो योगी सरकार है वो भी सियासत कर रही है। लेकिन जो दूसरा आपने एग्जाम्पल दिया वो अपने आप में एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि ये जो अम्फान तूफान आया है इससे सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित कोई राज्य है तो वो पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में आपको पता ही है कि 36 का आंकड़ा है और वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब ये संकट का समय हो, जब ये प्राकृतिक आपदा का समय हो, तो फिर सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। और मोदी जी ने यही इसे एक संदेश दिया है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने कि हमारे राज्य का दौरा करें प्रधानमंत्री और देखें कि स्थिति कितनी ख़राब है, तूफान की वजह से जो कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है और भी बहुत से इलाके बुरी तरह से प्रभावित हैं। तो जैसे ही ये बयान आता है ममता बनर्जी का, उसके दूसरे ही दिन यानी 24 घंटे के अंदर ही प्रधानमंत्री जो है हवाई सर्वेक्षण करते हैं और उस दौरान उनके साथ में राज्यपाल भी रहते हैं, ममता बनर्जी भी रहती हैं और इसके बाद वो तुरंत जो है 1000 करोड़ की तात्कालिक सहायता की घोषणा करते हैं। तो ये एक अच्छा कदम है। हालांकि इस घोषणा से ममता बनर्जी उतना खुश नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जिस हिसाब से बर्बादी हुई है तूफान से, उस लिहाज से ये रकम बहुत कम है, इसलिए अभी और सहायता दी जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी, आने वाले समय में कुछ और इस तरह से बंगाल सरकार को मदद कर सकती है केंद्र सरकार। सवाल यही है कि जब पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक आपदा आती है, तूफान आता है, तो केंद्र की सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार मिलकर काम करती है। अपने सारे जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो एक दूसरे के विरोध करते हैं, वो सब दरकिनार करके रख देते हैं और वो लोग ये देखते हैं कि कैसे हमारा जो है राज्य की जनता है, उनको पटरी पर लाया जाए, जो तूफान प्रभावित लोग हैं उनको सहायता दी जाए। तो वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ यूपी में मजदूरों के नाम पर जो है सियासत होती है और वो बसें भेजते हैं, वो बसें लेने से इनकार करते हैं। बहुत सी बसें, 1000 बसों में से कई बसें ऐसी होती हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटो का होता है, दूसरी गाड़ियों का होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मुद्दे हैं ना, ये सियासत करने के योग्य नहीं है। मजदूरों का मुद्दा हो, चाहे तूफान का मुद्दा हो, चाहे इस तरह से जितने भी प्राकृतिक आपदा से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, मुझे लगता है इसमें राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को मिलकर काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर जो है सियासत करना चाहिए। सर, अगर बात किया जाए एजुकेशन सेक्टर की, तो स्कूल और कॉलेज बंद हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेज को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, मगर क्या भारत में ऑनलाइन क्लासेज संभव है? क्योंकि बड़ी समस्या छात्रों के लिए आ रही है कि उनके पास मोबाइल नहीं है, इस वजह से उनके पढ़ाई पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। वैसे स्थिति में भारत में ऑनलाइन क्लासेज कितना महत्व रखता है और फिर क्या आने वाले समय में ऑनलाइन क्लासेज का कोई फ्यूचर है, क्या कहेंगे? हाँ, ये अपने आप में अच्छा सवाल है कि ऑनलाइन क्लासेस क्या हमारी कंट्री में, जहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, या सब जो गांव में रहने वाले हमारे छात्र हैं उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास इतना अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन जो ये समय है ये ऑनलाइन क्लासेस का ही है। तो अगर गांव में संसाधन नहीं है तो संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी वहाँ के प्रशासन की है, वहाँ की राज्य सरकार की है। और केंद्र सरकार लगातार ये कह रहा है कि अब ऑनलाइन क्लासेज ही होंगी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जब आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की, तो उन्होंने कहा था कि कई विश्वविद्यालयों को ये काम दिया गया है कि वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक चैनल्स खोलेंगे, टीवी के चैनल होंगे कि एक ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट का हो गया, सोशल साइंसेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हो गए, प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, ताकि अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो उस चैनल को, टीवी चैनल को ऑन करके वो देख लें और उनकी एजुकेशन पूरी हो सके। और जो ये एजुकेशन सेक्टर है, ये मुझे लगता है कि ये भी बहुत प्रभावित हुआ है कोरोना की वजह से, और सरकार ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दे रही है।
ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि यूजीसी एक्टिव है, यूजीसी ने कहा है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं केवल वही एग्ज़ाम दे सकते हैं और बाकियों को जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनको इंटरनल इवैल्यूएशन के बेसिस पर प्रमोट कर दिया जाए। और इसके अलावा यहाँ पर जो नया सेशन की शुरुआत होने की बात कही गई है यूजीसी की तरफ से, उसमें कहा गया है कि जो नए स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, अब उनका जो सेशन जुलाई से स्टार्ट होता था अब वो सितंबर से स्टार्ट होगा और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका सेशन अगस्त से स्टार्ट होगा। तो कहीं ना कहीं ये सेशन भी लेट हो रहा है और पढ़ाई पे भी इसका असर पड़ रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राज। तो ये थे हमारे साथ अरुणेश द्विवेदी सर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सियासत आज प्रवासी मजदूरों पर भारी पड़ गई है। मजदूर बेबस और लाचार हैं, मजबूर होकर हजारों किलोमीटर चलने को तैयार हैं, तो वहीं पर सरकार सियासत करने में व्यस्त है, विपक्ष सियासत करने में व्यस्त है। ऐसी स्थिति में जहां रोजगार जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, भारत कौन से कदम उठाएगा जिससे आने वाले समय में लोगों को राहत मिल सके, रोजगार मिल सके, यह एक आने वाले समय में देखने का विषय होगा। और सबसे बड़ा सवाल, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच क्या लॉकडाउन 5 भी आने वाला है? फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बुलेट न्यूज। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।